फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। उसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो केंचुए का तंत्रिका तंत्र और एक जनन तंत्र। तो दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं हम केंचुए का तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो देखो, जो केंचुए का तंत्रिका तंत्र होता है वो सुविकसित होता है और खंडित होता है, ठीक है। और जो केंचुए का तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इन तीनों भागों को हम एक एक करके समझेंगे। इसके लिए मैं पहले इधर एक डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो, ये तंत्रिका बोले हैं, ये केंचुआ है। इसके अंतर में तंत्रिका तंत्र का डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये तंत्रिका बोले हैं और ये केंचुए के चौथे खंड में पाई जाती है। ध्यान रखना, चौथे खंड में, ठीक है। तो इनके नाम देता हूँ मैं। ये जो ऊपर की संरचना है इसको बोलते हैं हम अधिग्रसनी गुच्छक। अधिग्रसनी गुच्छक। और ये जो बीच की जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला तो अधिग्रसनी गुच्छक और ये नीचे वाला है अधोग्रसनी गुच्छक। अधि मीन्स ऊपर, अधो मीन्स नीचे। ऊपर वाला अधिग्रसनी गुच्छक। अधिग्रसनी गुच्छक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह ग्रसनी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और तुम्हें याद है कि जो ग्रसनी होती है वो केंचुए के चौथे खंड में पाई जाती है। तो ये नीचे वाला कहलाएगा अधोग्रसनी गुच्छक। और ये दोनों गुच्छकों को जोड़ने वाली जो संरचना है ये परिग्रसनी संयोजक। परिग्रसनी संयोजक। देखो, परिग्रसनी के आगे परि शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो संयोजक है ग्रसनी को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। परि मीन्स चारों ओर, यानी कि ग्रसनी के चारों ओर पाए जाते हैं परिग्रसनी संयोजक। और इनका कार्य है दोनों गुच्छकों को आपस में जोड़ना, ठीक है। और ये जो तीनों
संरचनाएं मिलकर क्या बनाती है? तंत्रिका वलय। तंत्रिका वलय। यहां लिखता हूं मैं इधर, ये जो तीनों मिलके बनाती है तंत्रिका वलय। देखो यहां से ही ऐसे तंत्रिकाएं निकलती है, ये तंत्रिकाएं मिलकर बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको बोल सकते हैं हम परिधीय ये क्या है? तंत्रिका है। और यही तंत्रिकाएं मिलकर बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब यहां से एक तंत्रिका रज्जु निकलता है जो चौथे खंड से लास्ट तक पाया जाता है। और ये बीच बीच में इसमें प्रत्येक खंड में खंड या गुच्छक पाए जाते हैं। ये जो फूली हुई संरचनाएं बना रहा हूं मैं, इनको बोलते हैं हम खंडीय गुच्छक। खंडीय गुच्छक। और इनसे भी क्या निकलती है? साइडों से तंत्रिकाएं निकलती है इसे। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी संरचना है इसको बोलते हैं हम तंत्रिका वलय। और ये जो निकलता है अधिक अधोग्रसनी गुच्छक से, इसको बोलते हैं हम तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु। और ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और ये जो है इनको बोलते हैं, देखो ये जो तंत्रिका रज्जु होती है टॉस, अधरीय, टॉस होती है और अधरीय मीन्स निचली सतह पर होती है। यह खंडीय गुच्छक। और ये डायग्राम है इसका केंचुए का। केंचुए का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं जो केंचुए का तंत्रिका तंत्र है, 3 भागों से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसका निर्माण तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से होता है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो हम यहाँ एक एक करके देखेंगे।
यहाँ सबसे पहले लिख सकते हैं हम कि जो केंचुए का तंत्रिका तंत्र या केंचुए के तंत्रिका तंत्र में निम्न 3 भाग पाए जाते हैं। केंचुए के तंत्रिका तंत्र में निम्न 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और सी है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो देखो इसमें क्या लिख सकते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। डायग्राम में देखो कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसका निर्माण तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से मिलकर होता है। तंत्रिका वलय में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? एक तो अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक। इसमें से अधिग्रसनी गुच्छक को प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहते हैं और इसे मस्तिष्क के समान माना जाता है। किसे? अधिग्रसनी गुच्छक को। ठीक है, तो ध्यान रखना जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से मिलकर होता है। फिर तंत्रिका वलय किस किस से मिलकर बनी है? इधर दिखा रखा है मैंने, अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक। इनमें से जो अधिग्रसनी गुच्छक है इसको प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहते हैं और इसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखता हूं मैं केंचुए के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस किस से होता है? एक तो तंत्रिका वलय और एक तंत्रिका रज्जु का निर्माण तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से मिलकर होता है। रज्जु से मिलकर होता है। अब देखो जो तंत्रिका वलय है ये केंचुए में चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए क्या पाई जाती है? तंत्रिका वलय पाई जाती है। तो यहाँ लिखता हूं मैं केंचुए में चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए तंत्रिका वलय पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है, तो केंचुए में चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए तंत्रिका वलय पाई जाती है और इस तंत्रिका वलय का निर्माण अधिग्रसनी गुच्छक, अधोग्रस्त परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक से होता है। तो आगे लिख सकते हैं इसमें इस तंत्रिका वलय का निर्माण
इस तंत्रिका वलय का निर्माण किस किस से होता है? एक तो अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक का निर्माण अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक, परिग्रसनी संयोजक तथा अधोग्रसनी गुच्छक से होता है। अधोग्रसनी गुच्छक से होता है। अब इनमें से तंत्रिका वलय का निर्माण तीन गुच्छकों से, तीन चीज़ों से होता है। एक तो अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक। इनमें से अधिग्रसनी गुच्छक को प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहते हैं और इसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। तो इनमें से अधिग्रसनी गुच्छक को अधिग्रसनी गुच्छक को प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहते हैं। जिसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। जिसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। ठीक है, तो ये था ये पॉइंट तंत्रिका वलय के बारे में। तंत्रिका वलय में क्या लिखना है आपको कि केंचुए में चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए तंत्रिका वलय पाई जाती है और इस तंत्रिका वलय का निर्माण अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक से होता है। और इनमें से जो अधिग्रसनी गुच्छक है, ये ऊपर वाला, इसको प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहा जाता है और इसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, वो क्या है? तंत्रिका रज्जु, जो कहाँ से निकलती है? जो चौथे खंड से लास्ट तक पाई जाती है। ठीक है, तो और कहाँ से शुरू होती है? अधोग्रसनी गुच्छक से। तो ये इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि केंचुए के अधोग्रसनी गुच्छक से निकलने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है? तंत्रिका रज्जु कहलाती है। केंचुए केंचुए के अधिग्रसनी गुच्छक से निकलने वाली संरचना तंत्रिका रज्जु कहलाती है। जो टॉस व अधरीय होती है। अधरीय मीन्स नीचे की साइड पे पाई जाती है। टॉस व अधरीय होती है और चौथे खंड से लास्ट तक पाई जाती है और चौथे खंड से अंत तक पाई जाती है।
अंत तक पाई जाती है। और इसके प्रत्येक इससे निकलने वाले, देखो इसमें तंत्रिका रज्जु में क्या होते हैं, प्रत्येक खंड में खंडीय गुच्छक पाए जाते हैं। इस तंत्रिका रज्जु पर प्रत्येक खंड में खंडीय गुच्छक पाए जाते हैं। खंडीय गुच्छक पाए जाते हैं। तो ये था आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण दो चीजों से होता है, एक तंत्रिका वलय और एक तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका वलय क्या होती है, केंचुए के चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए तंत्रिका वलय पाई जाती है। और ये अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें से अधिग्रसनी गुच्छक को हम प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहते हैं और इसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। फिर तंत्रिका रज्जु क्या होता है, केंचुए के अधिग्रसनी गुच्छक से निकलने वाली अधोग्रसनी गुच्छक से, अधो मीन्स नीचे, अधोग्रसनी गुच्छक से निकलने वाली जो संरचना है वो तंत्रिका रज्जु कहलाती है। जो ठोस वो अधरीय होती है, यानी कि इसके ठोस होती है, अधरीय मीन्स निचली सतह पर पाई जाती है। और इसके प्रत्येक खंड से क्या निकलते हैं, खंडीय गुच्छक पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, केंचुए के जो प्रत्येक खंडीय गुच्छक है उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और इसका कार्य है संवेदनाओं को लाना और प्रेरणाओं को ले जाना। एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, केंचुए में चार महातंतु पाए जाते हैं। जो पूरी लंबाई में फैले हुए होते हैं। जो पूरी लंबाई में फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो केंचुए में जो केंचुए का तंत्रिका तंत्र है, इसमें चार महातंतु पाए जाते हैं जो पूरी लंबाई में फैले हुए होते हैं। यह लिख दो, केंचुए के तंत्रिका तंत्र में, केंचुए के तंत्रिका तंत्र में चार देख लेना, यहाँ पर दिखने में नहीं आ रहा होगा, केंचुए के तंत्रिका तंत्र में चार महातंतु पाए जाते हैं जो पूरी लंबाई में फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ, ध्यान रखना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण दो चीज़ों से होता है, एक तो तंत्रिका वलय और एक तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका वलय किस किस से बनती है, तंत्रिका वलय में क्या होता है कि चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए तंत्रिका वलय पाई जाती है। और इस तंत्रिका वलय का निर्माण अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक से मिलकर होता है। इन तीनों संरचनाओं में से जो ऊपरी संरचना है अधिग्रसनी गुच्छक, इसको प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहा जाता है और इसे केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। फिर तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु में क्या लिखा कि अधोग्रसनी गुच्छक से निकलने वाली जो संरचना है वो तंत्रिका रज्जु कहलाती है। और ये चौथे खंड से लास्ट तक पाई जाती है और इसके प्रत्येक खंड में खंडीय गुच्छक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला पॉइंट था, चार महातंतु पाए जाते हैं जो पूरी लंबाई में फैले हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र।
बी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं लिखना, अपन को एक ही चीज लिखनी है कि केंचुए में प्रत्येक खंडीय गुच्छक से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है और इसका कार्य है संवेदनाओं को लाना और प्रेरणाओं को ले जाना। तो इसमें लिख सकते हैं हम केंचुए में प्रत्येक खंडीय गुच्छक से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो कौन करती है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण? प्रत्येक खंडीय गुच्छक से निकलने वाली तंत्रिकाएं, और इनका कार्य संवेदनाओं को ले जाना और प्रेरणाओं को लाना है। संवेदनाएं, जो भी संवेदना वातावरण से मिलती है उनको प्रमस्तिष्क गुच्छक तक ले जाना और वहाँ से जो भी संदेश मिलता है, जो भी प्रेरणा मिलती है, उसको वापस संबंधित अंग तक या संबंधित खंड तक पहुँचाना। ठीक है। अब लास्ट है अनुकंपी या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखो इसमें एक ही लाइन लिख सकते हैं हम कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है इसका कार्य केंचुए में अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। इस तंत्रिका तंत्र का कार्य केंचुए में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। ठीक है, ध्यान रखना जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है उसका कार्य क्या है केंचुए में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। तो ये तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया बच्चों। ध्यान रखना केंचुए का मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसका निर्माण तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से मिलकर होता है। ठीक है, और तंत्रिका वलय कहाँ पाई जाती है? चौथे खंड में ग्रसनी को घेरे हुए तंत्रिका वलय पाई जाती है और इस तंत्रिका वलय का निर्माण अधिग्रसनी गुच्छक, परिग्रसनी संयोजक और अधोग्रसनी गुच्छक से मिलकर होता है। इनमें से जो अधिग्रसनी गुच्छक है ऊपर वाला उसको प्रमस्तिष्क गुच्छक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क गुच्छक, और इसको केंचुए के मस्तिष्क के समान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वो तंत्रिका रज्जु है जो चौथे कहाँ से निकलता है? अधोग्रसनी गुच्छक से, और चौथे खंड से लास्ट तक अंत तक पाया जाता है और इसके प्रत्येक खंड में खंडीय गुच्छक पाया जाता है और टोस वो अधरीय होता है। फिर पढ़ा हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र कि केंचुए के प्रत्येक खंडीय गुच्छक से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है
और इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है वो संवेदनाओं को लाना और प्रेरणाओं को ले जाना। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा प्रकार पढ़ा हमने अनुकंपी या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसका कार्य है केंचुए में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है जनन तंत्र। इसको साफ कर देता हूं मैं। केंचुए का जनन तंत्र। देखो जो केंचुए का जनन तंत्र है, केंचुआ एक द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसमें जो नर व मादा जनन तंत्र है वो एक ही प्राणी में पाया जाता है। केंचुए का देखो इसमें सिलेबस में आपके कोई डायग्राम नहीं है, केवल आपको मेन बातें ध्यान रखनी है। केंचुए का जनन तंत्र, तो इसका अध्ययन हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु, केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी। और द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें नर व मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। तो देखो केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसमें नर व मादा जनन तंत्र, नर व मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें स्वनिषेचन न होकर परनिषेचन होता है या बाह्य निषेचन होता है। इसका कारण है कि केंचुए में पुम पूर्वता या प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है, अर्थात इसमें वृषण का निर्माण अंडाशय के पहले होता है, यानी कि पहले मेल पार्ट मैच्योर होता है और बाद में फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। ठीक है। तो इसका कारण देखो इसमें आगे लिखता हूं मैं। लेकिन फिर भी केंचुए में स्वनिषेचन के स्थान पर परनिषेचन होता है। परनिषेचन बोलो या बाह्य निषेचन बोलो, एक ही बात है। परनिषेचन होता है क्योंकि इसमें पुम पूर्वता या प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है। पुम पूर्वता या प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है। ठीक है। अर्थात पुम पूर्वता मीन्स क्या होता है? अर्थात इसमें वृषण का निर्माण अंडाशय से पहले होता है, अर्थात इसमें वृषण का निर्माण अंडाशय से पहले होता है।
तो ध्यान रखना है कि केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर व मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी केंचुए में स्वनिषेचन न होकर पर निषेचन होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि केंचुए में पुम पूर्वता या प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है। क्या होता है पुम पूर्वता या प्रोटोएंड्रस? कि इसमें वृषण का निर्माण अंडाशय से पहले होता है। ठीक है, अब देखो जो इसका नर जनन तंत्र है उसमें क्या क्या भाग होते हैं। केंचुए के नर जनन तंत्र में ओनली भागों के नाम लिखेंगे हम। केंचुए के नर जनन तंत्र में या नर जनन तंत्र का निर्माण वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि तथा नर जनन छिद्र से मिलकर होता है, तथा नर जनन छिद्र से मिलकर होता है। तो ये केंचुए के नर जनन तंत्र के पार्ट है कि जो केंचुए के नर जनन तंत्र का निर्माण है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, और सहायक ग्रंथि तथा नर जनन छिद्र से मिलकर होता है। अब लिखेंगे हम केंचुए के मादा जनन तंत्र का निर्माण। केंचुए के मादा जनन तंत्र का निर्माण अंडाशय, अंडाशय कीप, अंडाशय कीप, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र, तथा शुक्रग्राहिकाओं से मिलकर होता है। जो छठे, सातवें, आठवें, नवें खंड में पाई जाती है, तथा शुक्रग्राहिकाओं शुक्रग्राहिकाओं से मिलकर होता है। तो ये मादा जनन तंत्र के पार्ट है। एक तो अंडाशय, अंडाशय कीप, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिकाओं से मिलकर होता है। अब नेक्स्ट केंचुए में जो मैथुन क्रिया है वो कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंचुए में देखो, जो केंचुए में मैथुन क्रिया है वो वर्षा काल में रात्रि के समय होती है, ठीक है, और इसे सिरपुच्छ मैथुन या हेड ऑन टेल मैथुन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत दो केंचुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और वे दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ते हैं कि एक केंचुए का जो जनन छिद्र है, नर जनन छिद्र है, वो दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका के सामने होता है, ठीक है, और दोनों केंचुए अपने शुक्र द्रव का या प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान करते हैं और अलग हो जाते हैं।
तो यहाँ लिखता हूँ मैं केंचुए में मैथुन क्रिया रात्रि काल में बरसात के समय 1 घंटे तक होती है। यानी कि जो मैथुन क्रिया का जो समय है वो 1 घंटे का है। बरसात के समय 1 घंटे तक होती है। इसके अंतर्गत यानी कि इस मैथुन क्रिया में क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 केंचुए देखो एक चीज और लिखता हूं मैं, इसमें सिरपुच्छ मैथुन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हेड ऑन टेल, पाया जाता है। तो मैथुन का जो प्रकार है वो कैसा है, सिरपुच्छ मैथुन। और इस प्रकार के मैथुन में इसके अंतर्गत 2 केंचुए परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। यानी कि एक का सिर रहेगा तो एक का पुच्छ वाला सिरा सामने रहेगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। और दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ते हैं कि एक केंचुए का नर जनन छिद्र नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका के सामने आ जाए और दोनों अपने प्रोस्टेट द्रव और इसी को बोल सकते हैं हम शुक्र द्रव, और दोनों अपने प्रोस्टेट द्रव या शुक्र द्रव का परस्पर आदान प्रदान करके अलग हो जाते हैं। परस्पर आदान प्रदान करके अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस थी सिरपुच्छ मैथुन की केंचुए में, कि केंचुए में जो मैथुन क्रिया होती है वो रात्रि काल के समय 1 घंटे तक होती है बरसात के मौसम में, ठीक है।
और इस मैथुन क्रिया को कहते हैं अपन सिर पुच्छ मैथुन या हेड ऑन टेल। ठीक है, इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि दो केंचुए परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक केंचुए का सिर होगा तो उसके सामने दूसरे केंचुए का पुच्छ वाला सिरा होगा। ठीक है, तो दो केंचुए इसके अंतर्गत विपरीत दिशा में होते हैं और दोनों केंचुए परस्पर इस प्रकार से जुड़ते हैं कि एक केंचुए का नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका के सामने आ जाए, बिल्कुल आमने सामने। और फिर क्या करते हैं, दोनों अपने शुक्र द्रव या प्रोस्टेट द्रव का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात मैथुन क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना जनन तंत्र में पहला पॉइंट कि केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है। इट्स मीन्स कि जो केंचुआ होता है इसमें नर व मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्वनिषेचन न होकर परनिषेचन पाया जाता है। इसका कारण है कि इसमें पुंग पूर्वता या प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है, अर्थात क्या होता है इसमें वृषण का निर्माण अंडाशय से पहले होता है और यही कारण है कि इसमें परनिषेचन होता है। फिर हमने भाग पढ़े कि केंचुए के नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, सहायक ग्रंथि और नर जनन छिद्र। फिर मादा जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, अंडाशय की अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिका। इनसे मिलकर केंचुए के मादा जनन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैथुन क्रिया के पश्चात क्या होता है, देखो मैं बताता हूं कि जो हमने पढ़ा था बाह्य संरचना में कि केंचुए के 14वें, 15वें, 16वें खंड में क्लाइटेलम या परियाणिका पाई जाती है। तो जैसे ही मैथुन क्रिया संपन्न होती है, इस क्लाइटेलम या परियाणिका के द्वारा कोकून का निर्माण होता है और इस कोकून में अंडों का त्याग किया जाता है। ठीक है, और इसी कोकून में अंडों का क्या होता है, निषेचन होता है। इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं 5वां पॉइंट, मैथुन क्रिया के पश्चात क्लाइटेलम, इसी को बोलते हैं हम परियाणिका, के द्वारा कोकून का निर्माण होता है। कोकून बोलो या कोया बोलो, का निर्माण होता है। कोकून या कोया का निर्माण होता है जिसमें केंचुए के मादा जनन छिद्र द्वारा अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं अंडोत्सर्ग को, ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग होता है और इसी कोकून के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। इसी कोकून के अंदर निषेचन होता है जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो जैसे ही मैथुन क्रिया समाप्त होती है उसके तुरंत बाद
क्लाइटेलम या परियाणिका के द्वारा कोकून या कोया का निर्माण होता है और इसी कोकून में मादा जनन छिद्र के द्वारा अंडोत्सर्ग किया जाता है और इस कोकून में ही अंडे का क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं हम, बाह्य निषेचन कहते हैं। एक चीज और लिखता हूं मैं कि एक कोकून में कितने ही अंडे हो, कितने ही अंडे हो, लेकिन एक कोकून से एक ही केंचुआ बनता है। यानी कि एक का ही निषेचन होता है और वही केंचुए में विकसित होता है, एक ही केंचुआ बनता है। और कोकून में अंडे तब तक बनते रहते हैं जब तक कि शुक्राणु खत्म नहीं हो जाए। कोकून में अंडोत्सर्ग तब तक होता है जब तक शुक्रग्राहिका में शुक्राणु खत्म नहीं हो जाए। तो ये था अपना केंचुए का जनन तंत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने केंचुए के जनन तंत्र में क्या क्या देखा, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि जो केंचुआ होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी होता है। ठीक है, किसको कहेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी, यानी कि जिनमें नर और मादा जनन तंत्र दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। और केंचुए में एक विशेष बात होती है कि इसमें स्वनिषेचन न होकर परनिषेचन होता है। इसका कारण है क्योंकि इसमें पुंपूर्वता या प्रोटोएंड्रस अवस्था पाई जाती है। पुंपूर्वता क्या होता है, इसमें जो नर वाला पार्ट है, जो वृषण, नर जनन तंत्र का जो भाग है वृषण, उसका निर्माण मादा जनन तंत्र के भाग जो अंडा से होता है उससे पहले हो जाता है। इसी कारण इसमें स्वनिषेचन की संभावनाएं नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने नर जनन तंत्र के भाग पढ़े। नर जनन केंचुए का नर जनन तंत्र किस किस से मिलकर बना है, वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, सहायक ग्रंथि और नर जनन छिद्र। फिर हमने मादा जनन तंत्र के भाग देखे, उसमें क्या क्या होता है, अंडाशय की अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिकाएं। फिर मैथुन क्रिया के बारे में पढ़ा कि जो केंचुआ होता है, केंचुए में मैथुन क्रिया बरसात के समय रात्रि काल में होती है, लगभग 1 घंटे तक होती है। इसे सिर पुच्छ मैथुन या हेड ऑन टेल मैथुन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो केंचुए परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और दोनों एक दूसरे से आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं कि एक केंचुए का जो नर जनन छिद्र है वो दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका के सामने आ जाए और इस स्थिति में दोनों केंचुए अपने अपने शुक्रद्रव का शुक्रग्राहिकाओं में क्या करते हैं, परस्पर आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात मैथुन क्रिया संपन्न हो जाती है। फिर क्या होता है, जो क्लाइटेलम है जो 14, 15, 16वें खंड में पाया जाता है उसके द्वारा में कोकून या कोया का निर्माण होता है। ठीक है, और इस कोकून या कोया के अंदर ही अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ठीक है, और इसी के अंदर निषेचन होता है, इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, एक कोकून में कितने अंडे हो लेकिन एक कोकून से एक ही केंचुआ बनता है। ठीक है, और कोकून में अंडोत्सर्ग तब तक होता है जब तक कि शुक्रग्राहिका में शुक्राणु खत्म नहीं हो जाते। शुक्राणु बोलो या शुक्रद्रव बोलो एक ही बात है, प्रोस्टेट द्रव भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं एक चीज और बोलूँगा, कैसे बनता है परियाणिका के द्वारा कोकून, कि जैसे ही मैथुन क्रिया समाप्त होती है जो परियाणिका की जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती है
उन कोशिकाओं के द्वारा एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है ये कठोर हो जाता है, और कठोर होकर एक बॉक्स या पेटी का नुमा संरचना का निर्माण करता है। उसे हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो क्लाइटेलम की जो ग्रंथिल कोशिकाएं उनके द्वारा कोकून का निर्माण होता है, क्योंकि इसकी ग्रंथिल कोशिकाओं से एक चिपचिपा लसलसा द्रव निकलता है जो वायु के संपर्क में आकर सूख कर कठोर व ठोस हो जाता है और एक बॉक्स या पेटीनुमा संरचना बना लेता है, जिसे कोकून या कोया कहते हैं। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 केंचुआ ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ओके।